हेलो एवरीवन। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हम क्लास टेंथ की जो बायोलॉजी है, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उस चैप्टर में आज हम लेके आए हैं जो टॉपिक है हमारा आज का बेटा, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे होती है, मेल एंड फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली आज की जो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, प्यूबर्टी के बारे में बात करेंगे। प्यूबर्टी क्या होती है और मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं प्यूबर्टी की, तो उसके बारे में बात करेंगे और किसके द्वारा ये प्रॉपर्टीज़ आती हैं, कैसे कौन से चीज़ें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करते हुए चलाइए स्टार्ट करते हैं। आपको जो टॉपिक है हमारा बेटा सेक्सुअल प्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो इसके अंदर भी हम बात करेंगे मेनली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बेटा, जो इंसान होते हैं, दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या हमें सेक्सुअल प्रोडक्शन में देखने को मिलती है, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, विवी पेरस होते हैं। विवी पेरस का मतलब होता है दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, ठीक है। यंग वंस को डायरेक्टली क्या चाइल्ड को बर्थ देते हैं, ये अंडे नहीं देते हैं। जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओवी पेरस। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं ओवी पेरस, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हम ओवी पेरस कहते हैं, ओवी पेरस, ठीक है। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपेरस, और जो डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं वो कहते हैं विविपेरस। इसके अलावा एक कंडीशन और आती है, उन्हें कहते हैं ओवो विविपेरस, जिसमें बेटा वो एग्स तो बनाते ही बनाते हैं, मगर जो फर्दर डेवलपमेंट होती है अंडों से निकलने के बाद यंग वंस की, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। पूरी डेवलपमेंट के बाद ही फीमेल की बॉडी, इनको हम डिफरेंस, अगर बाहरी तौर से देखें, बाहरी रूप से देखें, तो हमको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में क्या हम डिफरेंस बता सकते हैं, भाई ये पर्टिकुलर जो ह्यूमन है ये मेल है, क्या फीमेल है। एक बाहरी जो बनावट होती है उसको देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। इसे ही कहते हैं हम सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। जो करेक्टर्स हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स को आपस में, इन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स कहते हैं, जिनकी हम बात कर रहा था कि बाहरी तौर से देख के हम बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। तो ये जो विशेषताएं हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स कहते हैं। और ये सारे के सारे जो करेक्टर्स होते हैं, ये प्यूबर्टी के आने के बाद ही ये हमें देखने को मिलते हैं, किन के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। प्यूबर्टी की एज आने के बाद ही हमें क्या है देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, जिन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो बात अब यहाँ आती है कि प्यूबर्टी होती क्या है, ठीक है। प्यूबर्टी वो एज होती है जिस एज के अंदर जो मेल एंड फीमेल होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग, ठीक है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स के, ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी जो एज होती है वो कहलाती है प्यूबर्टी। क्या कहलाती है बेटा, ऐसी एज कहलाती है प्यूबर्टी। उस एज को क्या कहते हैं हम, प्यूबर्टी कहते हैं। ए पीरियड व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बींग स्टार्ट फंक्शनिंग इज कॉल्ड प्यूबर्टी। क्लियर बेटा यहाँ तक, ठीक है। जो एज होती है, अगर बात करते हैं, तो 12 से लेकर जो 16-17 साल तक की उम्र होती है, ये एज कहलाती है प्यूबर्टी की एज, ठीक है। ये एज कहलाती है प्यूबर्टी की एज। इस दौरान ही क्या, जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये काम करना स्टार्ट कर जाते हैं। गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी की एज होती है वो बॉयज से पहले आ जाती है, ठीक है। जो गर्ल्स होती है इनके अंदर प्यूबर्टी की एज पहले आती है, पहले मैच्योर हो जाते हैं। मगर जो बॉयज़ होते हैं इनके अंदर मैच्योरिटी का जो पीरियड होता है काफ़ी लेट होता है, काफ़ी मतलब कहने का जो एज होती है इनकी प्यूबर्टी की, वो लेट आती है। गर्ल्स में पहले आ जाती है, ठीक है।
जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, जिनकी जरूरत होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। ठीक है, द स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स आर नीडेड इन मल्टी सेलुलर बॉडीज टू कैरी आउट द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर क्या है, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है कुछ स्पेशल फंक्शन को करने के लिए। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे कि अगर मैं किडनी की बात करता हूं, लीवर की बात करता हूं, हार्ट की बात करता हूं, तो इनके अंदर क्या स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर स्पेशल फंक्शन करते हैं। जैसे किडनी की बात करें, किडनी के अंदर क्या है, वो जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं, यूरिन की फॉर्मेशन का काम करते हैं। वैसे लीवर भी क्या करता है, लीवर भी क्या करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर जो जो सेल्स होते हैं, इनके भी क्या स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड। कुछ एक फंक्शंस, स्पेशल फंक्शंस को करने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन जो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर भी क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है जर्म सेल्स को बनाना और हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, क्या करना है बेटा, जर्म सेल्स को बनाना काम होता है, यानी कि गैमिट्स का बनाना, मेल एंड फीमेल गैमिट्स का बनाना, स्पर्म्स का और ओवियम को बनाना। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, जो और उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के अंदर क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो जर्म सेल्स को बनाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं, इनको बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्पेशल फंक्शन हो गया उनका। जर्म सेल्स बनाने के साथ ही साथ क्या करते हैं, वो मेल एंड फीमेल जो ग्रोथ हॉर्मोन्स हैं उनको बनाने का काम भी करते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी की एज में क्या होता है, जो हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ हो जाती है वो रुक जाती है। ठीक है, जो जनरल जो बॉडी की ग्रोथ होती है, शरीर का जो बढ़ना होता है, वो धीरे कम कम होना स्टार्ट हो जाता है। और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर जो एक्टिविटी है, यानी कि इनके जो मैच्योरेशन की जो अवधि है, ये बढ़ जाती है। ठीक है, ये मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये क्या मैच्योर होना स्टार्ट कर जाते हैं। ये जो एज है, जिसके अंदर क्या है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये काम करना स्टार्ट कर जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस एज को कहते हैं प्यूबर्टी। इस एज को क्या कहते हैं, हम प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात, सॉरी ह्यूमन मेल्स की बात करें, तो हम मेल्स की बात करेंगे मेनली आज। तो प्यूबर्टी की जो एज होती है मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर, वो किस एज में आती है, 13 से 16 साल की एज में क्या है, मेल्स के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर क्या है, प्यूबर्टी की एज आ जाती है 13 से 16 साल की उम्र में। ठीक है, और जो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इस प्यूबर्टी के लिए मेल्स के अंदर, वो हार्मोन कौन सा है बेटा, हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, वो हार्मोन कौन सा था, वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो कि टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस के अंदर भी स्पेशल सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, आगे जब आएंगे वहां पर बात करेंगे भी कौन सा जो ऑर्गन है टेस्टिस के अंदर, ऐसा कौन सा सेल है जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने का काम करता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल जानने वाली बात यह है कि प्यूबर्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इट आल्सो ब्रिंग्स चेंजेस और इन द इट आल्सो ब्रिंग्स चेंजेस इन द बॉडी ऑफ द मेल्स। जो मेल्स होते हैं, इनकी बॉडी के अंदर भी क्या है, ये हार्मोन चेंज लेके आता है। और वो जो चेंज होते हैं ना, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, ये जो हार्मोन है, ये सेक्स ऑर्गन, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, जैसे कि पेनिस की बात हो रही है, उसको डेवलप करने का, उसकी ग्रोथ में क्या करते हैं, ये हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो टेस्टोस्टेरोन है, ये पेनिस की ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और इसके अलावा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है मेल्स के अंदर, जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो ये हार्मोन क्या करता है, डेवलप करता है मेल्स के अंदर। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है हाइट का इंक्रीज होना। ठीक है, हाइट इंक्रीज होने लग जाती है, जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे होते हैं, ये चौड़े होने लग जाते हैं। और इसके साथ ही साथ जो मस्कुलर डेवलपमेंट है, मसल्स का डेवलपमेंट मेल्स के अंदर, ये
ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है, पहली तो प्रॉपर्टी आपकी ये होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड क्या कहती है, जो लेरिंग्स होता है हमारा, जो वॉइस बॉक्स है हमारे ये यहाँ पर, तो ये जो लेरिंग्स है इसका साइज बढ़ जाता है मेल्स के अंदर, जो वोकल और साइज बढ़ गया। इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है ये भी थिक हो जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी के अंदर आके ये भी क्या थिक हो जाती है, जिसके कारण जो आवाज होती है मेल्स की वो भारी आवाज हो जाती है। कैसे होती है बेटा, भारी आवाज होती है, डीप आवाज हो जाती है। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो प्यूबिक जो एरिया होता है वहां पर क्या प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो आर्म पिट्स होते हैं, फेस होता है, ठीक है, फेस के ऊपर मुस्टाच है, दाढ़ी है, मूछें हैं, ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाती हैं। चेस्ट होती है, चेस्ट के ऊपर क्या है, हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, एक ये हमारी क्या होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, फोर्थ की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, पेनिस का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, स्क्रोटम का डेवलपमेंट हो जाता है। जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स कोर्टशिप एंड कॉपुलेशन, ठीक है, कोर्टशिप और कॉपुलेशन की तरफ बिहेवियर का क्या है, इंक्रीज करने लग जाता है। ये सारे के सारे क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हमें मेल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो रही थी हमारी प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स के अंदर। अब हम बात करेंगे प्यूबर्टी इन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी आती है वो किसके कारण आती है बेटा, उसके जो हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा बेटा वो हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, और जो प्यूबर्टी की जो एज है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर यहाँ पर लिखी हुई 13 ईयर्स। अगर हम बात करें 10 साल से लेकर, या 10 साल से लेकर जो 14-15 साल तक की जो उम्र होती है, ये एज, इस एज के अंदर ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है। इस एज के अंदर 10 से जो 14-15 साल की जो के दायरा है, इस एज के अंदर क्या है, ह्यूमन फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। और प्यूबर्टी अटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है बेटा वो कौन सा है, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्यूबर्टी के लिए इन फीमेल्स। और इसके अलावा ये जो हार्मोन है, जैसे कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल था, वैसे ही एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा हार्मोन बेटा, एस्ट्रोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन फीमेल्स के अंदर। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सी है, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड ब्रेस्ट। ठीक है, फीमेल्स के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और साथ ही साथ क्या है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कौन सी है, ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर्स एंड प्यूबिक हेयर्स। ठीक है, बॉडी के ऊपर हेयर्स की ग्रोथ बढ़ जाती है, और जो प्यूबिक एरिया होता है वहां पर क्या है, हेयर्स की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फीमेल्स के अंदर बॉडी जो हेयर्स होती है, सिर्फ मुस्टाच को छोड़ दो, मूछों को छोड़ दो, बियर्ड को छोड़ दो और चेस्ट को छोड़ दो, छोड़कर पूरी बॉडी में क्या है, हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, एक्सेप्ट मूछें, दाढ़ी और चेस्ट के ऊपर जो हेयर्स होते हैं। आपने कुछ एक लेडीज ऐसी देखी होंगी जहां पर आपने देखा होगा कि उनकी मूछें भी नजर आती हैं। ठीक है, मूछें भी नजर आती है वहां पर, उनके कई के दाढ़ी में बाल नजर आते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए जो दाढ़ी और मूछें उनके क्या है, थोड़ी थोड़ी नजर आने लग जाती है, ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, वाइडनिंग ऑफ पेल्विस। पेल्विस जो होता है हमारा ये चौड़ा हो जाता है। जो थाइज होती हैं, जो बटॉक्स होती हैं, जो फेस होता है, इनके ऊपर क्या है, फैट का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, फैट का डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, स्टार्ट ऑफ मैंचुरेशन एंड ओवुलेशन। मैंचुरेशन एंड ओवुलेशन का क्या बेटा, स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के अंदर फीमेल्स के अंदर क्या मैंचुरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं बेटा, सबसे पहला स्क्रोटम के बारे में बात करेंगे, फिर हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वास डिफरेंस के बारे में, चौथा हम बात करेंगे यूरिथ्रा के बारे में, पांचवा हम बात करेंगे पेनिस के बारे में, छठा हम बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। तो चलिए आइए बारी बारी इनके बारे में हम जानते हैं।
कि ये इनका क्या क्या होता है, कैसे होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने फिगर है बेटा, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बता रहा हूँ। पूरा पूरा क्वेश्चन आता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन करना होता है एग्जाम के अंदर कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल्ड डायग्राम। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले बात करें तो देखो ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये क्या है, दिस इज द स्क्रोटम। जो सबसे पहला बात स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर क्या मिलेगा आपको, ओवल शेप की टेस्टिस आपको देखने को मिलेंगी, और इस टेस्टिस से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, इसे कहते हैं हम वास डिफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं, वासा डिफरेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं हम वासा डिफरेंशिया। और ये वासा डिफरेंशिया ओपन होती है कहाँ पर आकर, ये यूरेथ्रल पार्ट में ओपन होती है एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन एट विच सेमिनल वेसिकल, जहां पर सेमिनल वेसिकल ओपन होती है। ठीक है, तो वासा डिफरेंशिया हो गया। वासा डिफरेंशिया की बात करेंगे हम। ठीक है, पेनिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये पेनिस हो गया, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन हो गया मेल्स के अंदर। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमारे, स्क्रोटम, टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिला बेटा, एक तो स्क्रोटम हो गया, सैक लाइक स्ट्रक्चर, टेस्टिस हो गया यहाँ से, और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है येलो कलर का, ये कहलाता है वासा डिफरेंशिया। ठीक है, और ये जो पार्ट है, जो सेंट्रल जो पार्ट जा रहा है, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, और ये जो मस्कुलर जो ऑर्गन आपको नजर आ रहा है बाहर की तरफ, ये कहलाता है पेनिस। ठीक है, और इसके अलावा जो हमें नजर आ रहा है, इसके अंदर कौन सा नजर आ रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड नजर आ रहा है, कॉपर्स ग्लैंड नजर आ रहा है, साथ में सेमिनल वेसिकल नजर आ रही है। दीज आर द accessory glands, male accessory glands which are associated with the male reproductive system, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कह रहे जुड़े हुए हैं वो ग्लैंड्स, वो बनाते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो आइए इसके बारे में बारी बारी हम बात करते हैं। तो स्क्रोटम की बात करें, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है, उससे कहते हैं स्क्रोटम। ठीक है, अब स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम के अंदर अगर फिगर दोबारा देखो तो यहाँ नजर आएगा, स्क्रोटम के अंदर क्या है, आपको टेस्टिस आपको देखने को मिलेंगी। तो अब स्क्रोटम का काम क्या है, ठीक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम का काम क्या है, स्क्रोटम क्या करता है बेटा, ये जो टेस्टिस होती है इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन काम करती है। मेंटेन का मतलब है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान रखती है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए, किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, स्पर्म्स को बनाने के लिए टेस्टिस को क्या होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के, कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, बॉडी के बाहर। क्लियर है। अब बात करते हैं टेस्टिस की। बात करें टेस्टिस के, जैसे मैंने बता दिया था, ओवल स्ट्रक्चर्ड बॉडी इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटल या स्क्रोटम के अंदर, जो कि जर्म सेल्स के लिए और स्पर्म्स के लिए क्या है, फॉर्मेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, टेस्टिस क्या करती हैं, जर्म सेल्स या स्पर्म्स को बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं बेटा, ये एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसको बनाने का काम करती है। ठीक है, क्लियर बेटा ये। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो कौन सा ऐसा ऑर्गन है किसके अंदर, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है, वो कौन सी होती है, टेस्टिस। अब मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, एक स्पेशल सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर जिन्हें कहते हैं लीडिग सेल्स। क्या कहते हैं बेटा, लीडिग सेल्स। लीडिग सेल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं, बनाने में हेल्प करते हैं, वो कौन सा है, लीडिग सेल्स होते हैं। क्लियर है बेटा। अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी बनता है कि जो टेस्टिस होती हैं ये बॉडी के बाहर स्क्रोटम के अंदर क्यों प्रेजेंट होती हैं, उसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि इसको जो स्पर्म्स को बनाने के लिए टेस्टिस को 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए
जो टेस्टिस होती हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब हम बात करें, एक बात और करेंगे, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो कौन से सेल्स कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जर्म सेल्स, जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम के होते कहते हैं। और टेस्टिस के अंदर कुछ सेल्स और होते हैं जिन्हें कहते हैं सर्टोलाई सेल्स। इनको भी आप नोट डाउन कर लेना, कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सर्टोलाई, सर्टोलाई सेल्स होते हैं जो डेवलपिंग जो स्पर्म्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं सर्टोलाई सेल्स। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे वासा डिफरेंस की, या वासा डिफरेंशिया की बात करेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में बात करें तो ए पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया अराइजेस फ्रॉम द ईच टेस्टिस। ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस थी वहां पर, एक लेफ्ट एक राइट टेस्टिस, एक लेफ्ट टेस्टिस। दोनों टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आता है, एक नस बाहर आती है। ठीक है, जिसे कहते हैं वासा डिफरेंशिया कहते हैं। और ये वासा डिफरेंशिया क्या होती है, 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक पेयर होता है, एक राइट टेस्टिस से निकलती है, एक लेफ्ट टेस्टिस से निकलती है। इसका काम होता है स्पर्म को कैरी करना। टेस्टिस से ये स्पर्म को लेके आती है और स्पर्म को लाके किसके पास जाके छोड़ देती है बेटा, जो सेमिनल वेसिकल होते हैं यहाँ पर लाके इसको छोड़ देती है। ठीक है, क्लियर है बेटा। और ये जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं क्या करते हैं, कुछ समय के लिए स्पर्म्स को स्टोर करने का काम करते हैं, स्पर्म्स को कुछ समय के लिए स्टोर करने का काम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये होगी वासा डिफरेंशिया के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे। जो यूरेथ्रा होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, उसके अंदर वहां पर यूरेथ्रा के बारे में पढ़ा था। यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरिन बॉडी के बाहर पास कर जाता है। जो यूरेथ्रा होता है वो दोनों काम करता है बेटा, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है, एक्सक्रीट आउट करने में काम करता है, और साथ ही स्पर्म को भी कैरी करने का काम करता है, स्पर्म को भी कैरी करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए उसे जो ऐसा पार्ट यूरेथ्रा का जिसके थ्रू यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास हो जाते हैं, स्पर्म भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसे कहते हैं यूरिनोजेनाइटल। ठीक है, यूरिनोजेनिटल यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, और जो एपर्चर होता है, जो पेनिस के अंदर जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू यूरिन बाहर आता है और जिसके थ्रू जो सेमेन है वो बाहर आता है, उससे कहते हैं यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं। ठीक है, इट ओपन्स एट द टिप ऑफ द पेनिस बाय यूरिनोजेनिटल एपर्चर। क्लियर है यहाँ तक बेटा, तो ये होगा यूरेथ्रा के बारे में। अब बात करेंगे पेनिस के बारे में। पेनिस क्या, पेनिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। इसका काम ये सिर्फ एक ही काम होता है, सीमन को ट्रांसफर करना, और एक काम कौन सा, यूरिन को ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीट आउट करना फ्रॉम द बॉडी। ये दो काम होते हैं पेनिस के, और कोई काम नहीं होता है। ठीक है, इट इज ए लॉन्ग थिक एंड मस्कुलर ऑर्गन विद हाई सेंसिटिविटी, काफी ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रांसफर सीमेन एंड स्पर्म्स इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के दौरान। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या करता है, सीमन को या फिर स्पर्म्स को ट्रांसफर करने का काम करता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, इसका जो लास्ट और टर्मिनल पार्ट होता है, इट इज इनलार्ज एंड होता है ऑफ द पेनिस, इट इज नोन एज ग्लांस पेनिस। इसे क्या कहते हैं, हम ग्लांस पेनिस कहते हैं। जो टर्मिनल एंड है वो थोड़ा इनलार्ज होता है। ठीक है, जिससे कहते हैं हम ग्लांस पेनिस। और ये जो ग्लांस जो पेनिस होता है, इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्किन, विद द हेल्प ऑफ ए स्किन, एंड दिस स्किन इज नोन एज फोर स्किन। इसे क्या कहते हैं हम, फोर स्किन कहते हैं। क्लियर बेटा, ये तो बात होगी पेनिस के बारे में। अब बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर तीन है देखने को मिलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, और साथ में क्या है, कूपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये तीन एसेसरी ग्लैंड हमें देखने को मिलते हैं इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स की। दीज आर अ पेयर ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, जैसे कि फिगर में आपने देखा था, तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पेयर होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक आपको राइट साइड के वासा डिफरेंस से भी मिलता, जुड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, और ये हमें क्या है, लगभग पेल्विक कैविटी के पास हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करता है, कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करता है। और उस फ्लूइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड प्रेजेंट होती है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होती है, और साथ में क्या, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है,
ये जो सेमिनल वेसिकल होता है बेटा, ये एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि सीमन का मैक्सिमम पार्ट बनाता है। ठीक है, 60% जो सीमन होता है, सॉरी जो सीमन होता है उसका 60% जो हिस्सा होता है आपका सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस के द्वारा बना होता है। और उसके अंदर मतलब जैसे कि बताया आपको, फ्रुक्टोज देखने को मिलेगा, एमिनो एसिड देखने को मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा, सिट्रिक एसिड देखने को मिलता है। जो फ्रुक्टोज होता है, इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म। ठीक है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्म। स्पर्म के लिए क्या है, एनर्जी का सोर्स होता है। ठीक है, यानी कि इसको एक्टिवेट करने का काम करता है एक तरीके से, स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करता है, एक एनर्जी का सोर्स होता है फ्रुक्टोज, जो कि हमें किससे मिलता है, सेमिनल वेसिकल से। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है, वो कौन सा ऐसा ग्लैंड है, ऐसा जो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी उसके लिए कौन सा बेटा, फ्रुक्टोज है। और कौन सा ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ये एक सिंगल ग्लैंड होता है दैट सराउंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को सराउंड करता है, एक सिंगल ग्लैंड होता है। ठीक है, इसकी जो सिक्रेशंस होती हैं बेटा, ये कैसे होती है, म्यूकस लाइक सिक्रेशन होती हैं और स्लाइटली अल्कलाइन होती है। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब है एक तरह के मान चलें तो एक तरह की बेसिक की नेचर होती है। ठीक है, अगर ऐसे समझने की बात करें तो अल्कलाइन का मतलब है एक तरह के बेसिक की नेचर होती हैं। जो सीमन आ रहा होता है सेमिनल वेसिकल से आगे, जो सीमन आता है वो एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। क्या करती है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है, क्योंकि वो सीमन कैसा होता है, एसिडिक होता है। न्यूट्रलाइज करने का काम करता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन होती है, ये अल्कलाइन नेचर होती है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। इसके अलावा वो क्या करती हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन होती है, इट नरिश एंड एक्टिवेट द स्पर्म टू स्विम। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो नरिशमेंट है, जो फूड है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करता है। और स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम भी कौन करता है, वो कौन करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रेशंस। ठीक है, तो फूड प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में स्पर्म को एक्टिवेट करने का काम करता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, लास्ट ग्लैंड हमारा कौन सा है, कूपर्स ग्लैंड है। ठीक है, ये जो ग्लैंड होता है, जो बल्बुअस पार्ट होता है यूरेथ्रा का, वहां पर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है और एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है ये भी। ठीक है, म्यूकस के साथ साथ एक अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करता है, जो कि यूरेथ्रा होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, कई बार वहां पर क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरिन, तो वो पार्ट होता है आपका एसिडिक हो जाता है, तो उस यूरेथ्रा को क्या है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिक्रेशंस होती हैं कूपर ग्लैंड की, ये जो पेनिस होता है उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करने का काम करता है एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन। तो ये तो बात है आपकी मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा, वो यहाँ पर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स वहाँ देखने को मिलते हैं, और कौन कौन से एसेसरी ग्लैंड्स वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो ये नॉलेज है बेटा, ये सभी तक पहुंच सके। ठीक है, सभी की तक पहुंच सके आज के समय में, सब इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आपका दिन शुभ हो।